जय हिंद दोस्तों। आज के शॉर्ट वीडियो में हम 8th पे कमीशन की टर्म्स ऑफ रेफरेंस के बारे में जानेंगे। 28 अक्टूबर को सरकार ने 8th पे कमीशन का गठन किया है और टर्म्स ऑफ रेफरेंस को भी अनाउंस किया है। इस अनाउंसमेंट के अनुसार पे कमीशन में 3 मेंबर होंगे। कमीशन की चेयरपर्सन होंगी जस्टिस रंजना देसाई। जस्टिस देसाई सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज हैं। वो सुप्रीम कोर्ट से 29 अक्टूबर 2014 को 65 इयर्स की एज में रिटायर हुई थी। रिटायरमेंट के एक महीने बाद 1 दिसंबर 2014 को उन्हें इलेक्ट्रिसिटी एपेलेट ट्राइब्यूनल का चेयरपर्सन बना दिया गया। वो इस पद पर 29 अक्टूबर 2019 तक रही, यानी करीब 5 साल। 2019 के बाद जस्टिस देसाई लोकपाल अपॉइंटमेंट कमेटी, डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया, उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन रह चुकी हैं और अब वो बन गई हैं 18 महीने के लिए 8th पे कमीशन की चेयरपर्सन। तो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को वेट करना पड़ेगा, लेकिन जस्टिस देसाई की नौकरी जोर शोर से चालू रहेगी। कमीशन के दूसरे मेंबर हैं प्रोफेसर पुलक घोष, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर के फाइनेंस डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं। और तीसरे मेंबर हैं श्री पंकज जैन। पंकज जी 1990 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। वो करंटली मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में सेक्रेटरी हैं। पे कमीशन को अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। आज हम 1 नवंबर पर बैठे हैं, तो पे कमीशन 30 अप्रैल 2027 के करीब अपनी रिपोर्ट जमा करेगी और उसे लागू करने के लिए 3 से 4 महीने और लगेंगे। तो आप नई सैलरी और नई पेंशन अगस्त 2027 के करीब आने की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन प्रेस रिलीज में एक इंटरेस्टिंग बात है और वो ये है कि सरकार ने कहा है कि पे कमीशन अगर कोई विशेष रिकमेंडेशन फाइनल कर लेती है तो पूरी रिपोर्ट की वेट किए बिना पहले भी सरकार के पास जमा कर सकती है। तो ऐसा हो सकता है कि जब भी किसी स्टेट में इलेक्शन आने वाला हो तो कुछ छोटे मोटे बेनिफिट फाइनल रिपोर्ट से पहले यानी 2026 में भी मिल सकते हैं। ग्रेट। आगे बढ़ने से पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट, नया चैनल है, सब्सक्राइबर कम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने से YouTube मेरे वीडियो ऑटोमेटिकली आपके पास भेजता रहेगा। थैंक यू। इससे पहले कि हम 8th पे कमीशन की टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर चर्चा करें, आइए देखते हैं कि 7th पे कमीशन की टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या थी। हर जगह कॉपी पेस्ट तो चलता ही है, तो देखें कितनी टर्म्स ऑफ रेफरेंस 7th पे कमीशन से कॉपी हुई हैं और क्या कोई नई टर्म ऑफ रेफरेंस आई है या नहीं। तो अब आप अपनी स्क्रीन पर 28 फरवरी 2014 के गैजेट नोटिफिकेशन के स्क्रीनशॉट को देख सकते हैं। इसी गैजेट नोटिफिकेशन के अंतर्गत 7th पे कमीशन का गठन किया गया था और उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी अनाउंस किए गए थे। तो यहां सबसे ऊपर पैरा ए में लिखा है कि पे कमीशन किन कर्मचारियों की पे और पेंशन पर गौर करेगी। आप देखेंगे कि इस लिस्ट में डिफेंस फोर्सेस का नाम नहीं है। वो इसलिए कि डिफेंस फोर्सेस का नाम पैरा बी में अलग से लिखा है। तो नीचे चलते हैं अगले स्क्रीनशॉट में। इसमें पैरा बी कहता है कि पे कमीशन डिफेंस फोर्सेस की पे, अलाउंसेस और रिटायरमेंट बेनिफिट्स पर भी गौर करेगी। पैरा सी से एफ तक की टर्म्स ऑफ रेफरेंस कह रही हैं कि 7th पे कमीशन कर्मचारियों की पे, अलाउंसेस, बोनस, इंसेंटिव्स और पेंशन को स्टडी करेगी और उन्हें रिवाइज करने के लिए रिकमेंडेशन देगी। पे, अलाउंसेस, बोनस, इंसेंटिव और पेंशन। तो ये डिटेल्ड टर्म्स ऑफ रेफरेंस 28 अक्टूबर 2025 के प्रेस रिलीज में नहीं थी। शायद आने वाले दिनों में ऐसा ही गैजेट नोटिफिकेशन 8th पे कमीशन का भी निकलेगा और उसमें भी कुछ ऐसी ही टर्म्स ऑफ रेफरेंस देखने को मिलेंगी। अब नीचे चलते हैं 7th पे कमीशन के लास्ट स्क्रीनशॉट पर। पैरा जी में आपको वैसे ही 5 पॉइंट दिखेंगे जैसे 28 अक्टूबर 2025 के प्रेस रिलीज में है और उसके नीचे लिखा है कि पे कमीशन 18 महीने में अपनी रिपोर्ट जमा करेगी। उसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन अंतर यह है कि 7th पे कमीशन का गठन हुआ था डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन यानी 1 जनवरी 2016 से 22 महीने पहले, लेकिन 8th पे कमीशन का गठन हुआ है 1 जनवरी 2026 से केवल 2 महीने पहले। तो 7th पे कमीशन 22 महीने पहले बनी थी और 8th पे कमीशन बनी है केवल 2 महीने पहले। लेकिन चलो, देर आए दुरुस्त आए।
अब आते हैं 28 अक्टूबर के प्रेस रिलीज के सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव पर। यह बदलाव सभी पेंशनर्स पर लागू है। अगर आप सेवंथ पे कमीशन के पैराग्राफ जी पर नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि पहले 4 पॉइंट जो मैंने रेड बॉक्स में दिखाए हैं वो सेम है जो 28 अक्टूबर 2025 के प्रेस रिलीज में भी हैं। इन चारों पॉइंट्स का सार ये है कि सरकार पे कमीशन से कह रही है कि भाई पे और पेंशन को बढ़ाते समय आपको देश और राज्यों की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखना है और ये भी ध्यान में रखना है कि देश के पास रिसोर्सेस कितने हैं, यानी निर्मला सीतारमण जी के खजाने में टोटल कितना पैसा है। तो ये तो हो गए पहले 4 पॉइंट जो सेम वही हैं जो सेवंथ पे कमीशन की टर्म्स ऑफ रेफरेंस में भी थे। लेकिन 5वां पॉइंट हटाकर एक नया पॉइंट 8th पे कमीशन की टर्म्स ऑफ रेफरेंस में लाया गया है। ये नया पॉइंट कहता है कि 8th पे कमीशन अपनी रिकमेंडेशंस देते समय ध्यान में रखेगी द अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम्स। अब ये नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन क्या है? तो दोस्तों, नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन का अर्थ है वो पेंशन जिसके लिए नौकरी के दौरान कर्मचारियों की पे से कोई कटौती नहीं की जाती। इस कैटेगरी में आते हैं हम डिफेंस फोर्सेस के पेंशनर और वो सिविलियन पेंशनर जिन्होंने 1 जनवरी 2004 से पहले सरकारी नौकरी ज्वाइन की थी। 1 जनवरी 2004 के बाद ज्वाइन करने वाले सिविलियन सरकारी कर्मचारियों पर एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम लागू है, जिसे अब नेशनल पेंशन सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो ये तो हो गया नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन का अर्थ, ये हम डिफेंस पेंशनर्स पर लागू है। अब ये अनफंडेड कॉस्ट का क्या मतलब है? तो इसका अर्थ है कि सरकार पे कमीशन से कह रही है कि जिन कर्मचारियों की नौकरी के दौरान कटौती होती है उस कटौती से सरकार एक फंड क्रिएट करती है और उनकी पेंशन का पैसा उसी फंड में से निकाला जाता है। लेकिन नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन के केस में कटौती तो हुई नहीं है, तो इसलिए सरकार के पास ऐसा कोई फंड नहीं है जिसमें से वो इन कर्मचारियों की पेंशन पे करेगी। इसीलिए ये अनफंडेड कॉस्ट है। तो फिर ये पैसा आता कहां से है? ये आता है सरकार के अपने बटुए से, यानी उन टैक्सेस से जो सरकार कलेक्ट करती है। तो सरकार पे कमीशन से कह रही है कि वो इस बात को ध्यान में रखे कि ये नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन की जो कॉस्ट है उसके लिए सरकार के पास कोई अलग से फंड नहीं है। तो ये नया पॉइंट 8th पे कमीशन की टर्म्स ऑफ रेफरेंस में क्यों शामिल किया गया है? मेरी समझ से ये इसलिए शामिल किया गया है कि हो सकता है पेंशन उतनी ना बढ़े जितनी पे। 7th पे कमीशन में पे और पेंशन दोनों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। इस पॉइंट को देखते हुए ऐसा लगता है कि इस बार पेंशन का फिटमेंट फैक्टर पे से कम हो सकता है। तो ये तो हो गया टर्म्स ऑफ रेफरेंस का एनालिसिस यानी विश्लेषण। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, और वो ये है कि पे और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, सभी रिपोर्ट्स को मद्देनजर रखते हुए मेरा अंदाजा है कि पे का फिटमेंट फैक्टर होगा करीब 1.85। अगर ऐसा होता है तो पे 13 से 14%, 13 से 14% बढ़ेगी और पेंशन का फिटमेंट फैक्टर होगा 1.80 और पेंशन बढ़ेगी करीब 10 से 11%, 10 to 11%। वीडियो समाप्त करने से पहले 2 और बातें स्पष्ट करना चाहूंगा जिस पर मेरे पास बहुत से सैनिकों के सवाल आए हैं। वो 2 बातें इस प्रकार हैं। नंबर 1, पे कमीशन कभी भी अपनी रिपोर्ट दे उसकी लागू होने की डेट 1 जनवरी 2026 से ही होगी। हिस्टोरिकली यानी पहले की सभी पे कमीशन में यही होता आया है। जैसे 6th पे कमीशन की रिपोर्ट 2008 में आई थी लेकिन लागू होने की डेट 1 जनवरी 2006 थी। इसी प्रकार 7th पे कमीशन को 25 जुलाई 2016 को इंप्लीमेंट किया गया था लेकिन लागू होने की डेट 1 जनवरी 2016 थी। तो आशा है कि 8th पे कमीशन की रिपोर्ट को अप्रैल 2027 में अनाउंस किया जाएगा, लेकिन ये 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगी और हम सबको पे और पेंशन के एरियर मिलेंगे 1 जनवरी 2026 से। और नंबर 2, ये पॉइंट उन लोगों के बारे में है जो 1 जनवरी 2026 के बाद और 8th पे कमीशन की रिपोर्ट के बीच रिटायर होंगे। जाहिर है इन लोगों को रिटायरमेंट बेनिफिट जैसे कम्यूटेशन, लीव इनकैशमेंट और ग्रेचुइटी अभी की पे के हिसाब से मिलेंगे, ना कि 8th पे कमीशन के हिसाब से। लेकिन वो भी आशा कर सकते हैं कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स के एरियर्स भी मिलेंगे जब 8th पे कमीशन को इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।